हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्सआईएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो इसमें मैं आपको हर आर्टिकल का समरी बताऊंगा और कौन से पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्री में और मेंस में, उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। और ये जो भी हमारा एनालिसिस होगा ये बेस्ड ऑन यूपीएससी सिलेबस है, एज वेल एज जो आपके प्रीवियस या क्वेश्चन पेपर है फॉर प्री एंड मेंस, उसके हिसाब से प्रिपेयर किया गया है। तो बाकी जो भी हमसे जुड़ना चाहते हैं थ्रू एडमिशन, तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे कांटेक्ट नंबर 6002417488 नंबर पे। बाकी कोर्स की जो भी आपकी फीचर्स है वो इसमें मेंशन की गई है। तो पहला आर्टिकल बात करता है रिवाइविंग अ फार साइटेड बट फॉरगॉटन बिल मैकेनिज्म। तो अभी ध्यान रखिएगा कि बिल क्या होता है। जो एक लॉ होता है उस लॉ का ड्राफ्ट स्टेज होता है। एक बिल को आपका प्रिपेयर किया जाता है। ध्यान रखिएगा बिल दो तरह की हो सकती है, एक प्राइवेट मेंबर बिल, एक बिल बाय द मिनिस्टर। तो जो मिनिस्टर द्वारा प्रस्तुत की गई बिल है या फिर मिनिस्ट्री द्वारा प्रस्तुत की गई बिल है, तो जैसे पकड़ लीजिए डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो आया 2023 में, तो उसको प्रिपेयर किया गया बाय आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो वो आपका एग्जाम्पल हो गया एक गवर्नमेंट बिल या मिनिस्टर के द्वारा प्रिपेयर किया गया बिल। इसके अलावा भी ध्यान रखिएगा कि हमारे जो एमपी है या फिर जो हमारे एमएलए हैं, जो आपके मिनिस्टर के पोजीशन में नहीं है, वो चाहे आपके रूलिंग पार्टी के एमपी हो या फिर आपके ऑपोजिशन पार्टी के हो, वो भी क्या कर सकते हैं, बिल पेश कर सकते हैं पार्लियामेंट में, चाहे लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो। अगर लोकसभा के एमपी है तो लोकसभा में पेश करेंगे, और राज्यसभा के हैं तो राज्यसभा में पेश करेंगे। तो अभी क्या है, जो हाल ही का ट्रेंड है उसमें देखा गया है कि जो आपके प्राइवेट मेंबर बिल है उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि बिल आपका पेश नहीं किया गया है, बिल पेश किया गया है लेकिन डिस्कशन नहीं हुआ है। तो इसमें कुछ डेटा दी गई है और क्या इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग है प्राइवेट मेंबर बिल का, उसके बारे में थोड़ा इसमें जिक्र किया गया है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें अभी आप ध्यान दीजिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में सीधा सीधा प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में विशेष चर्चा नहीं की गई है, लेकिन कुछ ऐसे प्रोविज़न हैं जिसमें आपके आर्टिकल है जिसमें आपके इम्प्लिसिटली प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में मेंशन किया गया है, स्पष्ट रूप से नहीं है। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 105 जो पार्लियामेंटेरियंस के प्रिविलेज को दर्शाता है, तो उसमें एक प्रिविलेज है फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट के तहत देन अगेन आर्टिकल 107 इनिशिएशन ऑफ लेजिस्लेशन, जो बिल इनिशिएट किया जाता है तो उसको इनिशिएट किया जाएगा भाई जो मेंबर है आपके पार्लियामेंट के, चाहे लोकसभा के हो या राज्यसभा के हो। तो जो मिनिस्टर बिल पेश करते हैं, तो मिनिस्टर क्या होते हैं, आपके मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के, क्योंकि पार्लियामेंट का मेंबरशिप होना ज़रूरी है। तो इसके तहत क्या किया जा सकता है, आपका प्राइवेट मेंबर बिल प्रस्तुत करके पेश किया जा सकता है पार्लियामेंट में, चाहे लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो। इसके अलावा अगर आप देखें अंडर रूल 66 ऑफ लोकसभा रूल्स ऑफ प्रोसीजर, तो लोकसभा को चलाने के लिए लोकसभा का खुद का रूल्स ऑफ प्रोसीजर है, राज्यसभा को चलाने के लिए राज्यसभा का खुद का रूल्स ऑफ प्रोसीजर है। तो लोकसभा का जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर है उसके आपके रूल 66 और राज्यसभा का रूल 62 के तहत आपके फ्राइडे को, ध्यान रखिएगा फ्राइडे जो दिन होता है जब सेशन चलती है, तो फ्राइडे को प्राइवेट मेंबर बिल पीएमबी को आपका पेश किया जा सकता है और उसके ऊपर डिस्कशन किया जा सकता है। ओके, तो चलिए देखते हैं अभी क्या ट्रेंड रहा है। तो पहला से लेके 16th लोकसभा तक, अर्थात 1952 से लेके 2019 तक लगभग 14,000 से भी ज़्यादा प्राइवेट मेंबर बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है। और आपका इसमें प्राइवेट मेंबर बिल कितने डिस्कस हुए हैं, 14,000 प्लस में देख सकते हैं आप, अबाउट 700 बिल डिस्कस हुए हैं। और कितने पास हुए हैं,
टोटल 14th पास हुए हैं। और लास्ट वाला जो बिल है वो 1970 में ही पास हुआ था। उसके बाद कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल लॉ नहीं बना है, पास नहीं हुआ है बाय लोकसभा एंड राज्यसभा। और अगर हुआ भी है तो राज्यसभा में हुआ, लोकसभा में नहीं हुआ, या फिर लोकसभा में हुआ राज्यसभा में नहीं हुआ, ऐसा कुछ कंडीशन बना है। ओके। और अभी अगर आप रिसेंट जो 2 लोकसभा रही है, अभी जो हाल फिलहाल चल रहा है वो 18th लोकसभा है, और जो इससे पहले था 19 to 24 17th लोकसभा। तो आप देख सकते हैं उसमें भी जो नंबर है काफ़ी कम है। तो 729 लोकसभा में इंट्रोड्यूस किए गए, 705 आपके राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किए गए। और इसमें आपके डिस्कस कितने हुए? 2 डिस्कस हुए लोकसभा में, लेकिन पास नहीं हुआ। और 14th डिस्कस हुआ राज्यसभा में, एक भी पास नहीं हुआ बाय एनी ऑफ द हाउस। और अभी का अगर देखें तो 64 टिल बजट सेशन, लेकिन डिस्कस 0 हुआ है और आपका पास भी 0 हुआ है। तो इसमें अभी ये चिंता जताई जा रही है कि आपका जो प्राइवेट मेंबर बिल है उसका जो आपका इम्पोर्टेंस है, उसका जो सिग्निफिकेंस है वो डाइल्यूट होता जा रहा है। उसको डाइल्यूट नहीं होने देना है इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, क्योंकि पार्लियामेंट पूरा देश को रिप्रेजेंट करता है। हर जो एमपी है वो अपने अपने कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस हिसाब से कोई प्रॉब्लम हो सकता है, कोई इशू रह सकता है, जिसके लिए बिल की लॉ की ज़रूरत हो सकती है। तो इसीलिए क्या है, प्राइवेट मेंबर बिल को भी आपके एटलीस्ट सिग्निफिकेंस दिया जाना चाहिए। वही चीज़ें इसमें दर्शाई गई है। और क्यों आज के समय पे प्राइवेट मेंबर बिल का सिग्निफिकेंस कम हो रहा है या फिर डिस्कशन कम हो रही है? रीज़न बिंग कि एडजॉर्नमेंट बहुत ज़्यादा होती है, डिसरप्शंस बहुत ज़्यादा है, जो गवर्नमेंट का बिजनेस है उसका डोमिनेंस ज़्यादा है, और स्ट्रक्चरल एंड प्रोसीजरल रिजिडिटी आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ ही दिन पहले हमने डिस्कस किया था अबाउट कि जो आपके डेप्यूटी स्पीकर होते हैं लोकसभा के, उनको उनका पोस्ट अभी तक वैकेट है, जो नहीं रहना चाहिए। तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न भी है आर्टिकल 93 में कि एज सुन एज चुना जाना चाहिए। तो वो भी आप एक इसमें मुद्दा देख सकते हैं, क्योंकि जो आपके डेप्यूटी स्पीकर होते हैं उसका एक कन्वेंशन चला आ रहा है कि वो ऑपोजिशन पार्टी से ही चुना जाना है। तो ये सभी चीज़ें अभी ध्यान रखिएगा कि एग्ज़ाम का पर्सपेक्टिव अगर इसमें मैं बताऊं तो प्राइवेट मेंबर बिल और इसके सिग्निफिकेंस के ऊपर और रिसेंट ट्रेंड के ऊपर यूपीएससी हो या फिर स्टेट पीसीएस में जीएस पेपर 2 में मेंस में सवाल बन सकता है 10 मार्कर या 15 मार्कर के लिए, जिसको लिखना होगा 150 से 250 वर्ड के अंदर। 150 वर्ड फॉर 10 मार्क्स, 250 फॉर 15 मार्क्स। ओके। और बाकी प्रीलिम्स में जो आर्टिकल है, जो रूल्स है, वो पूछी जा सकती है। क्या प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में सीधा सीधा मेंशन है? नहीं है, लेकिन हम इम्प्लिसिटली देख सकते हैं कि 105 के तहत या फिर 107 जो इनिशिएशन ऑफ लेजिस्लेशन है उसमें इम्प्लिसिट इसका इस्तेमाल हम देख सकते हैं। एक्सप्लिसिट नहीं देख सकते। एक्सप्लिसिट मतलब क्लियरली नहीं देख सकते, लेकिन एक्सप्लिसिटली कहाँ देख सकते हैं? जो लोकसभा के और राज्यसभा के आपके रूल्स ऑफ प्रोसीजर है। बाकी रूल्स का जो आपका रूल नंबर है, ध्यान में अगर याद रहता है तो रखिएगा, अदरवाइज इतना चिंता की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। बाकी ये सभी ध्यान रखिएगा। आपके जो राइट टू डिस्कनेक्ट बिल आया था 2019 में, जिसको सुप्रिया सुले जी ने लाया था, जो पास नहीं हुआ था। लेकिन क्या है, ये जो मुद्दा है ये अभी मेंस में पूछा जा सकता है, राइट टू डिस्कनेक्ट, कि आज के आपके सोशल मीडिया के ज़माने पे, मोबाइल फ़ोन इंटरनेट के ज़माने पे, जब वर्कर अपना वर्क प्लेस छोड़ के घर जाता है, उसके बाद भी क्या है, ऑफिस के बॉस हो, मैनेजर हो, उनको काम देते रहते हैं, कनेक्ट करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, उनका मेंटल हेल्थ पे, फिज़िकल हेल्थ पे बुरा असर पड़ता है, क्योंकि उनको ऐसा हो जाता है कि 24/7 वो ऑफिस के वर्क में ही है। तो इसलिए राइट टू डिसकनेक्ट के बिल का आपका इंट्रोडक्शन हुआ था बाय सुप्रिया सुले। तो नाम इतना ज़रूरी मुझे नहीं लगता है ज़रूरी होगा। बाकी ध्यान रखिएगा कि ये इसके ऊपर एक पर्टिकुलर मेंस क्वेश्चन बन सकता है, या फिर प्रीलिम्स में भी स्टेटमेंट बेस्ड कुछ पूछा जा सकता है कि राइट टू डिस्कनेक्ट क्या है। ओके।
तो ये आपका अभी बहुत डिबेटेबल है। ओके, डिजिटल फैटिग का एक प्रॉब्लम है, लेबर राइट्स का प्रॉब्लम है, तो इसको पूछा जा सकता है। देन राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन बिल 2014। तो जो ट्रांसजेंडर पर्सन है उनके लिए जो भी गवर्नमेंट लेजिस्लेशन हुआ 2019 में, तो उसके पीछे क्या है, एक प्राइवेट मेंबर बिल सिग्निफिकेंट है। जो आपके एमपी है तिरुचि सिवा फ्रॉम डीएमके पार्टी, उन्होंने आपका प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किया था टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन, जो पास भी हुआ था राज्यसभा में। और उसी के बाद आप देख सकते हैं 14 के बाद ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया है। जो ट्रांसजेंडर पर्सन है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए, उसके बाद 2019 में गवर्नमेंट ने ट्रांसजेंडर पर्सन के प्रोटेक्शन के लिए, राइट्स को इंश्योर करने के लिए लॉ फ्रेम किया है। ओके, और उस लॉ के तहत एक कमीशन भी आती है। तो ये सभी चीज़ें प्री एज वेल एज मेंस में पूछा जा सकता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, हमने प्राइवेट मेंबर बिल डिस्कस किया, लेकिन इसके अंदर जो मुद्दे आए हैं वो मेंस में प्री में पूछे जा सकते हैं। फिर सीनियर सिटीज़न हेल्थ केयर बिल भी आया था, तो ये गोपाल शेट्टी जी ने इंट्रोड्यूस किया था, जो बीजेपी के एमपी थे। ओके, और मुझे ध्यान नहीं अभी है या फिर से चुने गए हैं या नहीं, फिर भी ये इतना ज़रूरी नहीं है। तो पास नहीं हुआ, तो ध्यान रखिएगा रूलिंग पार्टी के जो मिनिस्टर नहीं है, वैसे आपके जो एमपी है वो भी बिल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, प्राइवेट मेंबर बिल। ओके, चलिए आगे देखते हैं। बाकी प्रॉब्लम क्या है आपके प्राइवेट मेंबर बिल में, रूलिंग पार्टी के जो एमपी है वो अगर बिल लेके आते हैं, तो उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत जो पार्टी मेंबर है वो पार्टी लॉयल्टी के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, पार्टी के अगेंस्ट डिसेंट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या है, आपका उनका जो एक राइट टू स्पीच होता है पार्लियामेंट का, वो वायलेट होता है। ओके, और जो भी हम जिन एमपी को चुन के भेजते हैं, उनको सिर्फ पार्टी के बेस में ही नहीं चुनते हैं, उनके जो पर्सनल क्रेडिबिलिटी है उसके बेस में, उनके जो आपके एट्रीब्यूट्स हैं उसके बेस में हम चुनते हैं। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि हर एमपी का जो आपका उनका खुद का मत है या फिर स्पीच है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये सभी अभी के क्या है, मतलब बैरियर्स है, बैरियर एंड इंस्टीट्यूशनल इरोजन है अगेंस्ट प्राइवेट मेंबर बिल। एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस ज़्यादा देखा जाता है ओवर लेजिस्लेशन। फिर जो आपका डेलिबरेशन का जो स्पेस है बातचीत करने का या फिर डिस्कशन करने का, वो भी श्रिंक होते जा रहा है। क्योंकि पहले आप देख सकते हैं अर्लियर समय पे 100 डेज प्लस होता था, जो सेशन होता था उसकी मीटिंग 100 डे प्लस सिटिंग होती थी, अभी 60 to 70 पे आ गई है। तो ये क्या कर रहा है, एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस को दर्शा रहा है, और जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसका क्रेडेंशियल पे सवाल खड़ा कर रहा है। तो अभी ध्यान रखिएगा, पर्टिकुलरली इस पॉइंट के ऊपर भी मेंस में क्वेश्चन बन सकता है। ओके, देन इस पॉइंट के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है कि कैसे ये जो आपके एमपी है उनके जो आपके राइट टू फ्री स्पीच है इन पार्लियामेंट उसको वायलेट कर रहा है, और कैसे एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस को दर्शा रहा है, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है। बाकी ये जो प्रोविज़न है 10 शेड्यूल 52nd अमेंडमेंट, मुझे जहाँ तक ध्यान है 1985 के लगभग लाया गया था ये, तो ये सभी चीज़ें प्री में पूछी जा सकती है। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। तो नेक्स्ट आर्टिकल कल का आर्टिकल से जुड़ा हुआ है, जो कल हमने डिस्कस किया था कि आपने आपके कैबिनेट के डिसीजन में नेक्स्ट सेंसस के बारे में ज़िक्र किया गया कि नेक्स्ट सेंसस को डिजिटली किया जाएगा थ्रू डिजिटल डिवाइस, और उसमें कास्ट काउंट को भी इनामोरेट किया जाएगा। मतलब जो डिफरेंट कास्ट है इंडिया में, उनका डेटा भी कलेक्ट किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि आपका जो डिफरेंट कास्ट के लोग हैं और उनके अंदर जो सब कास्ट है, उनको जो गवर्नमेंट का एफॉर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम है, लाइक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन हो, गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन हो, उसमें उनको उनका इंक्लूजन नहीं हो रहा है। और कास्ट के अंदर भी जिनको आपका ऑलरेडी एफॉर्मेटिव एक्शन दिया गया है, वही जो सहूलियत है उसको प्राप्त कर रहे हैं, उनका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन तो डेवलप हो गया है। फॉर एग्जांपल अभी ओबीसी है, ओबीसी के अंदर भी क्या है, डिफरेंट आपके ऐसे सब कास्ट है जिनका आपका डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वेलफेयर नहीं हुआ है, एजुकेशन में हो, हेल्थ में हो, सैनिटेशन में हो, एम्प्लॉयमेंट में हो, तो उसको ठीक करना ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, इस बार कास्ट काउंट को भी रखा जाएगा सेंसस में।
पॉपुलेशन सेंसस में, जो 2021 में होने वाला था। बिकॉज ऑफ कोविड-19 उसको डिफ़र किया गया। अभी नेक्स्ट जब भी होगा तो उसमें आपका कास्ट को भी काउंट किया जाएगा। और ध्यान रखिएगा, SC ST को काउंट किया ही जाता था, OBC को भी काउंट किया जाएगा। और SC ST के अंदर भी जो आपके डिफरेंट सब कास्ट है जो अभी भी पिछड़े हुए हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए कास्ट काउंट बहुत ज़रूरी है। जो क्या करेगा, तो इसीलिए कहा गया है वाई डेटा मस्ट ड्राइव जस्टिस। तो जस्टिस देने के लिए, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस के लिए, या फिर आपके इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट के पास अच्छा डेटा होना ज़रूरी है। प्रॉपर डेटा स्टैटिस्टिकली साउंड होना ज़रूरी है। तभी क्या है, जो पॉलिसीज़ बनेंगी साउंड होंगी वो, और वो पॉलिसी टारगेटेड तरीके से लोगों को डेवलप कर पाएंगी। और देश में जो आपके सोशियो इकोनॉमिक अनइंक्लूसिवनेस है उसको टेकल किया जा सकेगा। तो ध्यान रखिएगा, मेंस में क्वेश्चन बनने की संभावनाएं पूरी रहेंगी इस बार इस टॉपिक के ऊपर। प्लस प्रीलिम्स में भी कुछ चीज़ें पूछी जा सकती है। ओके, पूरा आर्टिकल को पढ़ेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। ओके, कीवर्ड्स में ध्यान दीजिएगा, बाकी मैंने मुद्दा आपको समझाया है। और इसी के साथ आप देख सकते हैं कि जो आपके US जैसे देश है वो भी क्या करते हैं, रेशियल डेटा को कलेक्ट करते हैं ताकि एफॉर्मेटिव एक्शन लेके उनका डेवलपमेंट किया जा सके। क्योंकि एक देश के अंदर, ध्यान रखिएगा, अभी US हो, साउथ अफ्रीका हो, ब्राज़ील हो, सभी डेमोक्रेटिक नेशन है। और डेमोक्रेसी का मतलब ही है कि हर पीपल का आपका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना, हर पीपल को सहूलियत मिलना, एक गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलना। तो उसके लिए क्या है, आपका गवर्नमेंट को हर जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का हर तबके को डेवलप करना ज़रूरी है। तो इसमें आप क्या है, इंटरनेशनल रेफरेंस भी दे सकते हैं कि डिफरेंट नेशन इसको अपनाती है। ओके, तो ये ज़रूरी है इंडिया में भी अपनाना, ताकि हम जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस है, जो सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, उसको टेकल किया जा सके और हम विकसित भारत बन सके बाई 2047। क्योंकि विकसित भारत अगर बनना चाहते हैं, उसमें अगर कोई सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन अगर पिछड़ा रह गया तो हम पूरी तरीके से विकसित भारत नहीं बन पाएंगे। तो इसीलिए विकसित भारत बनने के लिए सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को दूर करना ज़रूरी है और सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस को आगे बढ़ाना ज़रूरी रहेगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल है 15(4), 16(4), ओके, ये स्पेशल प्रोविज़न बनाता है फॉर सोशियो एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, उनको रिजर्वेशन का प्रोविज़न देता है। ओके, फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का जो 38 है वो आपके देश को वेलफेयर स्टेट बनाने का मैंडेट देता है, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो इसके लिए क्या है, प्रॉपर डेटा होना ज़रूरी है। ओके, बाकी जो सुप्रीम कोर्ट के केस है वो भी आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है चाइनास स्ट्रैटेजिक पुश एशिया टाइस अमिड टैरिफ टेंशन। तो अभी टैरिफ जो टेंशन है, या फिर जो आपकी इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी है बाय द USA, या फिर जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ओके, तो ये सभी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, तो इसके तहत क्या हो रही है, अमेरिका का जो एक ग्लोबल स्टेचर था कि ग्लोबल लेवल में अमेरिका जो लीडरशिप प्ले कर रहा था, इन्फ्लुएंस कर रहा था डिफरेंट नेशंस को, वो इन्फ्लुएंस अभी घटता दिख रहा है। और चाइना क्या कर रहा है, अपने आप को स्ट्रैटेजिकली पुश कर रहा है डिफरेंट रीजन में। तो इसमें स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया रीजन में चाइना कैसे अपना आउटरीच बढ़ा रहा है। तो हाल ही में देखा गया कि वियतनाम, मलेशिया और कंबोडिया में विजिट किया गया बाई चाइनीज़ काउंटर पार्ट जी जिनपिंग। तो 3 नेशन का टूर था। तो इससे क्या है, ध्यान रखिएगा, अभी जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन है वो आइडियोलॉजिकली, इकोनॉमिकली हमेशा से ही आपके, जब से एशियन फॉर्म हुआ है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन का एक समूह है, एक ग्रुप है। तो वो जो ग्रुप है और उसमें जो देश है वो आपके 1967 से ही US के आइडियोलॉजी से अलाइंड रहे हैं, चाहे पॉलिटिकली हो या इकोनॉमिकली हो। लेकिन अभी चाइना की पॉलिसी की USA की जो टैरिफ पॉलिसी है उसकी वजह से अभी चाइना इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट कर रहा है और साउथ ईस्ट एशिया के नेशन के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा है, जो क्या करेगा, US का जो डोमिनेंस है उसको काउंटर करेगा। और चाइना एक राइजिंग पावर बन रहा है। और अगर साउथ ईस्ट एशिया रीजन में
चाइना डोमिनेट करता है तो डायरेक्टली ये इंडिया के इंटरेस्ट को भी इम्पैक्ट करता है। ओके तो उस लिहाज से ये आर्टिकल ज़रूरी रहेगा और इसमें आपको इन जनरली जो यूएस चाइना रिलेशन है उसको पहले समझना है और उसके बाद जो यूएसए का आपका रुख है या फिर जो यूनिलैटरल इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी है वो कैसे चाइना को लेवरेज दे रही है टू फील द वैकम क्रिएटेड बाय द यूएसए एंड टू बिकम अ डोमिनेंट पावर इन नियर फ्यूचर और वो कैसे इंडिया के इंटरेस्ट को सोशो इकोनॉमिक इंटरेस्ट को कल्चरल इंटरेस्ट को स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को कैसे आपका स्टेक पे ला सकता है उस हिसाब से क्वेश्चन मेंस में बन सकता है ध्यान रखिएगा। और बाकी मैंने जो अभी बताया ना एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन है इनके फॉर्मेशन एशियन फॉर्म हुआ 1967 में बाय साइनिंग बैंकॉक डिक्लेरेशन तभी इसमें 5 कंट्री थी तो अभी इसमें लगभग 10 नेशन है तो ये डिटेल्स थोड़ा ध्यान में रखिएगा इंडिया इसका मेंबर नहीं है ओके लेकिन इंडिया एशियन से डील करता है तो ये सभी चीज़ें प्रीलिम्स में बन सकती है ध्यान रखिएगा। बाकी जो की आउटकम है चाइना का जो आउटरीच है टू वियतनाम मलेशिया कंबोडिया उसको इसमें आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ओके कैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को एक्सपैंड कर रहा है चाइना तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव 2013 में लिया गया था बाय जी जिनपिंग ओके ताकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ज़रिए पूरे वर्ल्ड में चाइना अपना इन्फ्लुएंस बना सके तो ये सभी चीज़ें ध्यान रखिएगा पूछा जा सकता है और आपको लिखना पड़ेगा ना कि कौन से सेगमेंट में चाइना आगे बढ़ रहा है और कैसे इम्पैक्ट कर सकता है यूएस के डोमिनेंस को तो बेल्ट एंड रोड के हिसाब से हो या इकोनॉमी के हिसाब से इकोनॉमी में भी अगर एआई में देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी चाइना आगे है फिर वर्ल्ड का एक मैन्युफैक्चरिंग हब है जो मोस्ट ऑफ द एक्सपोर्ट करता है डिफरेंट नेशंस में डिफरेंट नेशन डिपेंडेंट है ऑन चाइना फॉर इम्पोर्ट तो ये सभी चीज़ें आप देख सकते हैं ओके। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है बी पैरानॉइड वेरी पैरानॉइड तो पैरानॉइड का मतलब हो गया कि एकदम पागल बन जाना ओके तो इसमें स्पेशली डीप टेक के बारे में बात कर रहा है तो डीप टेक के ऊपर भी आप ध्यान दीजिएगा बहुत सारे टॉपिक हमने पास्ट के एनालिसिस में इन दिनों में ही डिस्कस किए हैं। तो डीप टेक क्या है जो आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ब्लॉकचेन है ओके स्पेस टेक्नोलॉजी है इन सेक्टर्स में टेक्नोलॉजी को डेवलप करना सिर्फ कंज्यूमर टेक्नोलॉजी ही नहीं जो डीप टेक्नोलॉजीज़ होती है जिससे एक देश अपने टेक्नोलॉजी के सेक्टर पे सेल्फ रिलायंट बन सकता है सोवरेन बन सकता है इकोनॉमिक लेवरेज पा सकता है स्ट्रैटेजिक लेवरेज पा सकता है तो वैसे टेक्नोलॉजी को डेवलप करने को ही कहा जाता है डीप टेक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो अभी डीप टेक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अगर हम देखें तो इसमें स्पेशली रेस में आगे है वन इज़ यूएसए एंड अनदर इज़ चाइना और अभी हम इस रेस में क्या है पीछे हैं एकदम चाइल्ड स्टेज में है तो इसीलिए अभी भारत को क्या करना है स्पेशली आर&डी के ऊपर ये आर्टिकल फोकस कर रहा है कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है क्योंकि डीप टेक के लिए क्या है बहुत ज़्यादा रिसर्च डीप रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत है। तो उसके लिए जो आप देख सकते हैं कि इंडिया का जो आर&डी का एक्सपेंडिचर है वो लगभग 0.64% है इसमें 0.7 दिया है लगभग लेकिन जो एग्जैक्ट डेटा है वो है 0.64% और अगर यूएसए जैसे चाइना जैसे देशों को देखें तो वो है लगभग 3 to 5%। और यूएस और चाइना जैसे देशों में प्राइवेट सेक्टर का जो आपका आर&डी का एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज़्यादा है और इंडिया में प्राइवेट सेक्टर का जो आर&डी एक्सपेंडिचर है वो लगभग 35% है मतलब आपका 65% गवर्नमेंट ही जो है एक्सपेंस करती है और अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंसेस ही 0.64% है जो कि बहुत कम है तो इसीलिए अभी ज़रूरी क्या है गवर्नमेंट का एक्सपेंस को बढ़ाना। तो इसमें आप देख सकते हैं कि चाइना कैसे डेवलप हुआ डीप टेक में। तो अभी इसमें अगर आप देखें तो चाइना 2000 सन में ही इसको रिकॉग्नाइज कर चुका था अपने जो वीकनेस है कि उनका टेक डिपेंडेंसी स्पेशली वेस्ट के और इसमें भी पर्टिकुलरली यूएसए के ऊपर बढ़ा हुआ है तो उसको कम करने के लिए उन्होंने डिफरेंट इनिशिएटिव ली और आज नेक्स्ट 25 ईयर्स में आप देख सकते हैं चाइना का पोजीशन कितना अच्छा है। तो इसीलिए इंडिया को भी क्या करना है जो
हमारा डीप टेक है उसको डेवलप करने में ध्यान देना ज़रूरी है। आज के समय पे आप देख सकते हैं कि हम डिपेंडेंट हैं ऑन ग्लोबल चिप, ऑन ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो इसीलिए हमें हमारी जो R&D एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ाना ज़रूरी है। अब चाइना में देखिए 2.5% ऑफ GDP है एंड डीप प्राइवेट सेक्टर इंटीग्रेशन है। इंडिया में 0.7% है बाय गवर्नमेंट, और उसमें भी ओनली जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसका 36% फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर आता है। तो लगभग 65% गवर्नमेंट ही एक्सपेंस करता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम आपके डिफरेंट डीप टेक में इन्वेस्ट करें, R&D में इन्वेस्ट करें। तो चाइना देखिए अब AI में, सोलर पैनल में, EV में, स्पेस सेक्टर में बहुत आगे बढ़ चुका है, इसीलिए आज एक डोमिनेंट पावर है। और इंडिया को अगर विकसित भारत बनना है, एक डोमिनेंट पावर बनना है, ओके, डोमिनेंट इन पॉजिटिव सेंस, नॉट इन नेगेटिव सेंस लाइक चाइना, लाइक USA। तो उसके लिए हमें क्या करना है, आपका डीप टेक में ध्यान देना होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो ये सभी चीज़ें पढ़िएगा आप, तो बाकी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट वेव समिट 2025। तो वेव समिट का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट 2025। तो ये हाल ही में आपका हेल्ड हुआ है इन बॉम्बे सिटी, ओके। तो उसमें अभी हमारे PM साहब ने क्या चीज़ें कही हैं वही इसमें मेंशन की गई है कि जो डिफरेंट आपके क्रिएटर्स है वो इंडिया में इन्वेस्ट करें, और इंडिया के जो आपके कल्चर है, सिविलाइजेशन है, उसके बारे में भी इसमें चर्चाएं की गई है। तो इसमें अभी आप ध्यान रखिएगा, इसमें कॉन्सेप्ट उभर के आया है ऑरेंज इकोनॉमी, ओके। कॉन्सेप्ट तो आपका ये जो IDB है, इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक, उसने दिया था ऑरेंज इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट। तो ऑरेंज इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट किससे जुड़ा हुआ है, क्रिएटिव इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। तो प्रीलिम्स में सीधा पूछा जा सकता है ऑरेंज इकोनॉमी रेफर्स टू बोल के, ओके। जैसे ब्लू इकोनॉमी रेफर्स टू जो हमारे वाटर रिसोर्स से हम जो रिसोर्स कलेक्ट करते हैं वो है ब्लू इकोनॉमी। तो उसी तरह से ऑरेंज इकोनॉमी क्या है, द ऑरेंज इकोनॉमी रेफर्स टू द इकोसिस्टम ऑफ economic activity derived from creativity, culture, art, heritage, intellectual property. It includes film, music, performing arts, gaming, animation, fashion, publishing, architecture, advertising. तो इसमें अभी हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास पोटेंशियलिटी बहुत ज़्यादा है। तो इससे हम ग्लोबल इन्वेस्टर्स को भी बुला सकते हैं, और जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, जो क्रिएटर्स हैं, वो भी आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें आप कल्चर के हिसाब से देखें तो हमारा कल्चर को स्प्रेड किया जा सकता है, प्रिजर्व किया जा सकता है। देन सेकेंडली देखें तो इकोनॉमी के सेगमेंट में ये हमारे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है उसको बूस्ट कर सकता है, ओके। फिर इस ग्लोबल लेवल में देखें तो इंडिया का सॉफ्ट पावर को और इन्हांस कर सकता है। तो उस लिहाज से ये इम्पोर्टेंट रहेगा, इसको ध्यान से एक बार पढ़िएगा। तो बाकी इसमें जो मेक इन इंडिया है उसके साथ भी इसको जोड़ के देख सकते हैं। बाकी हमारी इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है तो हम बहुत कुछ कल्चर, क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं इन क्रिएटिव इकोनॉमी और इन ऑरेंज इकोनॉमी, ओके। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है हैज़ द पहलगाम अटैक क्रॉस्ड अ रेड लाइन। तो इसमें क्या है, आपके जो एक्सपर्ट हैं, दो एक्सपर्ट के बारे में मेंशन किया गया है। तो उनसे जो सवाल और जवाब आया है उसी के ऊपर ये आर्टिकल है। तो इसमें अभी इन दोनों ही एक्सपर्ट जो साहब हैं उन्होंने ये दर्शाया है कि आपका पहलगाम अटैक के बाद इंडिया क्या एक्शन ले सकता है अगेंस्ट टेररिज्म एंड अगेंस्ट पाकिस्तान। तो वही सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो हम जो आपके ऑलरेडी जो चीज़ें हम पढ़े हैं उसी के ऊपर ये चीज़ें, सेम तरह की ही चीज़ें इसमें लिखी गई हैं, ओके। सो कैसा मिलिट्री रेस्पॉन्स हम ले सकते हैं इंडिया, तो हम कोवर्ड एक्शन कर सकते हैं। देन आपके लिमिटेड क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक कर सकते हैं, जिससे जो बॉर्डर एरिया में जो आपके पाकिस्तान में जो टेररिस्ट का बेस है उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। फिर हाइब्रिड रिटेलिएशन कर सकते हैं थ्रू साइबर स्पेस, ओके। जैसे टेररिस्ट का आपका लोकेशन पता लगाना, उसके जो आपके फंडिंग है उसको ख़त्म करना, तो ऐसे मेजर्स हम ले सकते हैं। जो उनका प्रोपागेंडा है उसको ब्लास्ट करना, ओके।
फिर नेवल एंड मैरीटाइम पोस्चरिंग में हम आपके जो अरेबियन सी रीजन में उधर भी हम टारगेटेड अटैक कर सकते हैं टुवर्ड्स डिफरेंट बेस। फिर जो इंडस वाटर ट्रीटी का प्रेशर है उसको हम और एनहांस कर सकते हैं। तो ये इसमें क्या है आपके, हम क्या रेस्पॉन्स ले सकते हैं, वो सभी चीज़ें इस जो आर्टिकल है डिस्कशन है उसमें डिफरेंट आप क्वेश्चन में देख सकते हैं ये डिस्कशंस हुई हैं, ये जवाब आए हैं। तो ये जवाब अभी क्या है, बाय एक्सपर्ट है। ओके, जो लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी। ओके, फिर सबरीवाल जी, तो इनके ये फॉर्मर हाई कमिश्नर रह चुके हैं टू पाकिस्तान। तो इनका जो सजेशन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है कि एक्सपर्ट के द्वारा सुझाई गई ये आपकी स्टेप्स है। तो ये हम अगर एग्ज़ाम में लिखें तो ज़्यादा बेहतर मार्क्स हमें मिल सकता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा ये सभी चीज़ें आपको बस क्या करना है, जो मेन टेम्पलेट्स है उसको पिक करना है। ओके, और बाकी अंदर की जो चीज़ है वो टेम्पलेट से ही आपको ध्यान में आ जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। कम टू पाकिस्तान स्टैंड स्टिल। तो अभी इसमें इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में मेंशन किया गया है कि हमने इंडस वाटर ट्रीटी को अभी सस्पेंड किया है, तो इससे पाकिस्तान के अंदर कैसी आपकी प्रॉब्लम आ सकती है और उससे पाकिस्तान गवर्नमेंट कैसे प्रेशर में आ सकता है। ओके, तो इसमें कुछ डेटास मेंशन की गई है कहीं पे, ये रहा। तो जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंसी है इन पाकिस्तान वो बहुत ज़्यादा है। 63% रूरल पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, और पाकिस्तान का टोटल जीडीपी का 24% एग्रीकल्चर से ही आता है। और ये नंबर अगर इंडिया में देखें तो हमारे देश में अबाउट 45 to 50% एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान में ज़्यादा पॉपुलेशन डिपेंडेंट है। तो हम जो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर रहे हैं अभी, उससे क्या है पाकिस्तान के ऊपर एक प्रेशर पड़ेगा। उनकी जो पॉपुलेशन है, जो आवाम है, जो सिटीजनरी है, वो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेंगी, और इससे क्या है पाकिस्तान को एक सबक मिलेगा। तो उसी पॉइंट से ये आर्टिकल डिस्कस किया गया है। ओके, बाकी इसके ऊपर हमने पास्ट में बहुत सारी आर्टिकल चर्चा की है, तो उसी का ये एडिशन है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है हाउ कैन इंडिया ट्रैप इट्स नेचुरल हाइड्रोजन पोटेंशियल। तो जो नेचुरल हाइड्रोजन है उसका क्या पोटेंशियल है इंडिया में, उसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो इन फ्यूचर नेचुरल हाइड्रोजन के बारे में आपके प्री में पूछा जा सकता है। नेचुरल हाइड्रोजन रेफर्स टू, ऐसा टाइप का क्वेश्चन। ओके, तो नेचुरल हाइड्रोजन पाया कहाँ जाता है, बीनीथ द अर्थ पाया जाता है जियोलॉजी में। ओके, तो रॉक्स में या फिर डिफरेंट जो आपकी फीज़र है उसमें ट्रैप होके रहती है, और इस हाइड्रोजन को हम क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट करके ग्रीन एनर्जी हम प्राप्त कर सकते हैं, जिस एनर्जी से क्या होगा, हमारा जो एनर्जी डिपेंडेंसी है वो घटेगा। फिर हमारा जो इम्पोर्ट है लगभग 80% हम आपके डिफरेंट सोर्स ऑफ जो एनर्जी है उसको इंपोर्ट करते हैं, तो वो क्या होगा आपका कम हो जाएगा, और इससे हमारा करंट अकाउंट जो डेफिसिट रहता है वो भी कमती होगा। ओके, और इससे क्या है, जब ग्रीन एनर्जी को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा उसके लिए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट देश में देखा जाएगा, देन डिफरेंट वेंचर्स खुलेंगे, उस वेंचर में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। ओके, हमारा आत्मनिर्भर भारत का जो सेल्फ रिलायंस का गोल है ऑन एनर्जी वो मीट होगा। देन अगेन अगर देखें जो हमारा ग्लोबल कमिटमेंट है टू बिकम नेट ज़ीरो बाई 2070, वो भी हम अचीव कर पाएंगे। तो इसमें आप ये अभी जो मैंने पॉइंट बताया उस पॉइंट से ये जो आपका नेचुरल हाइड्रोजन का पोटेंशियल है उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है इन मेंस। ओके, बाकी कैसे इसको खोद के निकाली जाएंगी, कौन सा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगा, वो मेंस में नहीं पूछा जाएगा। अगर कोई टेक्नोलॉजी नया टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रहा है जो न्यूज़पेपर में आएगा इन फ्यूचर, वो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। ओके, मेंस में बाकी आपको क्या करना है, ओवरऑल इसका सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, ओके, आपका आ, वही सभी चीज़ें देखनी ज़रूरी रहेंगी, और गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसीज़ ले रही है वो आपको मेंशन करना होगा स्टेप्स टेकन में। ओके, तो नेशनल हाइड्रोजन मिशन ऑलरेडी आपके फंक्शन कर रही है, तो ये सभी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो एस्टिमेटेड रिजर्व बताया गया है कि 3475 मिलियन टन नेचुरल हाइड्रोजन बीनीथ इंडियन टेरेन आपका रिजर्व है, स्पेशली इन जियोलॉजिकली एक्टिव जोन। जो जियोलॉजिकली एक्टिव है जैसे अंडमान आइलैंड है, फिर जो डेक्कन ट्रैप है, फिर जो सेडिमेंट्री बेसिन्स है,
उसमें। चलिए आगे देखते हैं। बाकी इसमें नेट ज़ीरो का टारगेट जो अभी बताया ये सभी मेंशन की गई है। करंट डिमांड क्या है, फ्यूचर में डिमांड कितने रहेंगे, ये थोड़ा बहुत डेटा है, आप देख लीजिएगा ताकि मेंस में आप इसको लिख सकें। ओके। बाकी टेक्निकल एंड लॉजिस्टिकल चैलेंजेस क्या है तो चैलेंजेस जानना ज़रूरी होता है हर टॉपिक का। ओके। और क्या पोटेंशियल है, क्या चैलेंजेस है, क्या स्टेप्स लिए गए हैं फॉर मेंस, तो इन हेडिंग्स में ही आपको जवाब देना होगा। दो तीन पॉइंट या फिर 4-5 पॉइंट करके आपको लिखना रहेगा। पहला तो है डिटेक्शन का कम्प्लेक्सिटी है कि कैसे डिटेक्ट करें डिफरेंट रीजन में। ओके। सेफ्टी का एक कंसर्न आ जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेफिसिट देखा गया है, रेगुलेटरी वैकम है, लाइसेंसिंग का प्रॉब्लम है। तो ये सभी चीज़ें, सेफ्टी स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है, ये सभी चीज़ें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट। ओके। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है ये लास्ट आर्टिकल था, ख़त्म होता है। तो बाकी ये चीज़ें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओके। क्या पॉलिसी इंस्टीट्यूशनल रिकमेंडेशन है तो ये वे फॉरवर्ड में ज़रूरी होगा। ठीक है। तो इसमें आपका एक्सप्लोरेशन में लॉन्च है हाइड्रोजन जियो सर्वे मिशन लॉन्च करना ज़रूरी है। फिर फंडिंग एंड पीपीपी मॉडल लेना ज़रूरी है, क्योंकि जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं वो इजीली इन्वेस्ट नहीं करेंगे कोई भी नए प्रोजेक्ट में, क्योंकि उसमें आपका लॉस होने का चांसेस रहता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट को क्या है, उनको मोटिवेट करना ज़रूरी है बाय वायबिलिटी गैप फंडिंग। तो वीजीएफ क्या होता है, अभी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। तो वीजीएफ में क्या होता है कि एक जो टारगेटेड खर्चा है अगर उससे ज़्यादा हो गया तो प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट वो फंडिंग दे देगी, उसी को कहता है कि वायबिलिटी गैप फंडिंग। ओके। तो वायबल एक प्रोजेक्ट जब वायबल नहीं होता है तो उसमें कोई तो टारगेट रहेगा कि 100 रुपये खर्च करने हैं। अगर 120 खर्च होते हैं तो वो बाकी 20 क्या करेगा, गवर्नमेंट अरेंज करेंगी। ओके। बाकी जो हमारे ओएनजीसी है, ऑयल इंडिया लिमिटेड है, इनके साथ सिनर्जी करके आपका जो आपके बीनीथ जो हाइड्रोजन ट्रैप है उसको निकाला जा सकता है। तो ओएनजीसी, ऑयल इंडिया ये ऑलरेडी ऑयल गैस ये सब एक्सप्लोर कर रही है, तो उससे क्या होगा, हाइड्रोजन भी एक्सप्लोर हो जाएगा। फिर ट्रांसपोर्ट जो या फिर स्टोरेज फैसिलिटी है उसको डेवलप करना पड़ेगा, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाने पड़ेंगे, तो ये सभी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे डिफरेंट नए आर्टिकल के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।